मेकअप एंड ब्यूटी ग्लोबली एक $500 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री है। सम एब्सोल्युटली टेरिफिक एक्टर्स इंडिया के सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस में से एक, जो कि है बॉलीवुड एक्टर होना, नहीं बन पाते जस्ट बिकॉज दे वांट बॉर्न विद द डिजायर्ड गुड लुक्स। काफी बार आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, दे गेट अ लेग अप इन देयर लाइफ, उनको बाकी लोगों से ज्यादा एडवांटेज दी जाती है एंड क्वाइट ऑफन दे इवन मेक मोर देन देयर पीयर्स। इट इज एविडेंट कि गुड लुकिंग होने से एक इनहेरेंट एडवांटेज एक इंडिविजुअल को मिलती है, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि कौन गुड लुकिंग है और कौन गुड लुकिंग नहीं है? ये डिसाइड कौन करता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कोई इंसान ब्यूटीफुल बन पाता है और आप अगली क्यों हो? जब हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आते हैं। एक होते हैं सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं एवोल्यूशनरी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे हम पहले द ऑब्वियस एंड द बोरिंग सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं सो दैट लेटर वी कैन इंडल्ज आवरसेल्व्स इनटू एवोल्यूशनरी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। जब हम सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं जिनसे जरूरी नहीं है कि हमें एक एडवांटेज मिले इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन या फिर जो एक सुपीरियर जेनेटिक मेकअप को इंडिकेट करें। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सोसाइटी से क्रिएट हुए होते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। ये क्रिएट हो सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और रीजन बाय द वंस इन पावर बाय द क्रिएशन ऑफ सोशल स्टिग्मास। ये क्रिएट हो सकते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टर्स, मॉडल्स, मूवीज, टीवी शोज और बाय द एक्सपोजर टू फॉरेन कल्चर। और ये क्रिएट हो सकते हैं बाय अग्रेसिव एंड एक्सेसिव campaigning by brands in order to promote their products. Let's start with the first factor, which is social stigmatization. 1858 में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने इंडियंस को स्लेव बनाया था और वो हमें कॉलोनाइज करके हम पर रूल कर रहे थे। अब जब भी कोई स्लेव ओनर्स आते हैं और वो किसी को अपना स्लेव बनाते हैं तो बस उनको फिजिकली रिस्ट्रेन नहीं कर सकते और सिर्फ उनको फिजिकली रिस्ट्रेन करके भी अपने पास नहीं रख सकते, उनको मेंटली भी अपने स्लेव्स को सबसर्विएंट बनाना पड़ेगा। उनको एक ऐसा डायनामिक क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे उनके स्लेव को ये लगे कि वो एक इंफीरियर बीइंग है और जो उनका ओनर है वो एक सुपीरियर बीइंग है। ऐसा ही डायनामिक क्रिएट करने के लिए यूरोपियंस ने कैपिटलाइज किया स्किन कलर को। उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया कि जो उनका फेयर स्किन कलर है वो एक काफी सुपीरियर कलर है और जो इंडियंस का डार्कर स्किन कलर है वो एक इंफीरियर स्किन टोन है। नाउ टू बी फेयर, इवन दो आई वाज़न्ट देयर टू डॉक्यूमेंट इट, बट यूरोपियंस के आने से पहले भी जो इंडिया में फेयर स्किन कलर था उसको एक सुपीरियर कलर माना जाता था। इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ प्रिस्टीन ब्यूटी। इसका रीजन ये है कि अगर हम उस टाइम पे जाके देखें तो इंडिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज ऑलवेज बीन अ रीजन व्हिच हैज बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सनलाइट। ऐसे में लोग बाहर निकलेंगे, धूप में काम करेंगे तो नेचुरली इनका जो स्किन कलर है वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। अब ऐसे में एक लाइटर स्किन टोन ना कि काफी ज्यादा रेयर होता है, बट ये भी इंडिकेट करता है कि एक इंडिविजुअल को बाहर जाके फिजिकल, मैनुअल और हार्ड लेबर नहीं करना पड़ा। इसका मतलब कि वो अपने घर पे आराम से थे या फिर वो शेड में थे जिसकी वजह से उनकी स्किन अभी तक टैन नहीं हुई है। इसका मतलब उनके पास ऐसे रिसोर्सेस थे कि वो हार्ड फिजिकल लेबर से अपने आप को बचा पाए, विच मेंट दे वर रिच। तो ये कहीं ना कहीं एक फेवरेबल स्किन टोन देखा तब भी जाता था, ऑल्दो इट वाज डेफिनेटली फ्यूल्ड अ लॉट बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे डेफिनेटली मोनोपोलाइज्ड इट। इस चीज को हम अमेरिका, यूरोप और इस टाइप के बाकी और भी जो कि वाइट लोगों से पॉपुलराइज्ड प्लेसेस हैं वहां पे देख सकते हैं। इन जगहों पे टैन को एक काफी अपीलिंग चीज मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे सनलाइट काफी कम आती है, तो इस वजह से अगर एक इंडिविजुअल की स्किन पर टैन है तो इसका मतलब यह है कि वो वहां के कोल्ड क्लाइमेट को एस्केप करके, जब वहां पे काफी ज्यादा ठंड पड़ी थी तो वो रिलेटिवली वार्मर क्लाइमेट्स में जा पाया था एंड ही वाज एबल टू गेट एक्सपोजर टू सन, व्हिच इज व्हाई उसके पास टैन था। नाउ सिंस वो अपना लैंड छोड़ के दूसरे मोर सन डोमिनेंट लैंड पे जा पाया था, इट मेंट कि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे। नाउ लेट्स कम टू द ब्रांड फ्यूल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया में जो फेयर स्किन का ऑब्सेशन था वो हाँ डेफिनेटली ब्रिटिशर्स ने एम्पलीफाई किया था, बट उसको काफी ज्यादा मैग्नीफाई और कैपिटलाइज उस पे किया था ब्रांड्स ने, सच एज फेयर एंड लवली, जो कि क्रीम्स बना के उन्होंने इंडियंस में एक फेयर स्किन का ऑब्सेशन डेवलप कर दिया था। भैया फिर से मेरी सारी फेयरनेस क्रीम खत्म कर दी। मर्द होकर लड़कियों वाली क्रीम
छुप छुप कर काहे को लड़कियों की क्रीम लगाए। काश हमें एक बेटा होता। कॉफी उनको देना। एयर होस्टेस। बदल दे दुनिया आपकी नए फेयर एंड लवली का 4 स्टेप एक्शन। बेटा एक कॉफी मिलेगा? चेहरे पे लिखे नई तकदीर, नया फेयर एंड लवली। बट इसका हम एक और ज्यादा प्रोमिनेंट केस देखते हैं अमेरिका में। 1904 से पहले वहां पे ये ट्रेंड था कि आदमियों की एक बियर्ड और एक मस्टैश रहेगी, जिसकी जितनी ज्यादा बियर्ड, जितनी हैवी मस्टैश, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव। हाउएवर 1984 में फेशियल हेयर का पूरा लैंडस्केप वहां पे चेंज हो गया था विद द एडवेंट ऑफ जिलेट। He washes before shaving and lathers very thoroughly. This is half the battle, really. And so he gets a nice, clean, easy shave. We know we see all the men you have to be, just how much you give, all the जिलेट के आने से पहले आदमियों को शेव करवाने के लिए बार्बर के पास जाना पड़ता था, विच वुड ऑल्सो बी एक्सपेंसिव। तो इस वजह से ये एक कम्बरसम प्रोसेस था। हाउएवर जिलेट के आने के बाद से शेव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, सिंस वो लोग बस रेजर खरीदते और अपने घर पे खुद से शेव कर सकते थे। इसके लिए जिलेट ने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग यूज़ करी एंड दे मेड श्योर कि एक क्लीन शेवन लुक प्रमोट किया जाए। इसके बाद उन लोगों ने जनरल पब्लिक का जो परसेप्शन था फेशियल हेयर को लेकर इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि कॉन्ट्ररी टू अर्लियर टाइम्स अब एक क्लीन शेवन हेयर को ज़्यादा सिविल, ज़्यादा काइंड, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और बेसिकली स्मार्टर एंड बेटर ग्रूम देखा जाने लगा। अब मूवी स्टार्स और कल्चरल आइकॉन्स की तरफ से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ऑल्टर करने के हमारे पास अनगिनत एग्जांपल हैं। चाहे वो लड़कों का सलमान खान का राधे वाला हेयर कट रॉक करना हो व्हाइल लुकिंग लाइक एंटोन शिगुर और विक्टर पर्किंस फ्रॉम डेस्पिकेबल, या फिर एक ऑब्सेशन हो विद big bulging muscles and a ripped six-pack abs, even though six-pack abs naturally एक evolutionary advantage नहीं provide करते हैं। इनफैक्ट उनका मतलब प्रॉब्लम ये होगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसको इनफ कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं, जिस वजह से उसके इतने ज़्यादा मसल्स और बोन्स विजिबल हैं। बट स्टिल मूवी स्टार्स ने हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को काफ़ी ग्रेटली अफेक्ट किया है। Now coming to the evolutionary part of the beauty standards. अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे ट्रेड्स जो कि एक इंडिविजुअल का विल्डरनेस में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा दें। सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने का मतलब है कि पहली बात तो वो इंडिविजुअल वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर, और दूसरा फैक्टर है कि उसके पास अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी हेल्दी हो। अब गेम आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो मेल और फीमेल्स के बीच में विजिबल फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जनरली इंडिविजुअल्स में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए होता है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स के काफी ज्यादा डिफरेंट रिप्रोडक्टिव नीड्स और रिप्रोडक्टिव रोल्स होते हैं। इस वजह से मैस्कुलाइन मेल्स अट्रैक्टिव लगते हैं एंड फेमिनाइन फीमेल्स अट्रैक्टिव लगती हैं। मैस्कुलाइन फीचर्स जैसे कि एक डीप वॉइस, अच्छे फेशियल हेयर, फिजिकल मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि वो जो आदमी है वो एक मेल के रिप्रोडक्टिव रोल्स काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकता है। सिमिलरली फीमेल के लिए एक पतली वॉइस, कर्वेशियस बॉडी, वाइडर हिप्स ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे पता लगता है कि वो एक फीमेल का रोल इन रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकती है एंड दे आर फिट फॉर रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म काफ़ी हद तक हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है ड्यू टू सेक्स हॉर्मोन्स। कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल्स, एक डीप वॉइस रिजल्ट होती है हाई टेस्टोस्टेरोन का इन अ मेल्स बॉडी। सिमिलरली जो थिक फेशियल हेयर होते हैं वो भी हाई फ्री टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। फेशियल हेयर से हमें ये भी पता लगता है कि एक इंडिविजुअल काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में डिजीज फ्री रहा है, विच अगेन मेक्स इट अट्रैक्टिव, क्योंकि एक डिजीज्ड इंडिविजुअल में फ्री टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी कम हो जाती है। लोअर फ्री टेस्टोस्टेरोन मतलब वंस अगेन उनकी रिप्रोडक्टिव वायबिलिटी अफेक्ट होगी और वो इंडिविजुअल और ज़्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि उनका मसल मास भी कम होगा और उनकी स्ट्रेंथ
कम होगी। इसी वजह से जनरली औरतों पे एक डीप वॉइस जनरली अट्रैक्टिव नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर उनकी एक डीप वॉइस है इसका मतलब कि उनके पास प्रॉब्ली प्यूबर्टी के टाइम पे हाई टेस्टोस्टेरोन था, और इसका मतलब हुआ कि वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हम कुछ हद तक फेस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। जनरली एक आदमी के लिए एक अच्छा शार्प वेल डिफाइंड फेस काफी जरूरी होता है विद अ बिग चिन। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर एक औरत का फेस उतना वेल डिफाइंड ना हो, उसके चीक बोन ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो और जॉलाइन ज्यादा शार्प ना हो या फिर चिन छोटा हो, तो उससे उस पर उतने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स नहीं पड़ते हैं। अब इसके कई सारे रीजंस हैं कि क्यों आदमियों में डीपर आईज, मोर प्रोमिनेंट चीक बोन्स, अ वाइडर चिन, अ बेटर डिफाइंड जॉ लाइन इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके लिए एक थ्योरी ये है कि जो एक काफी वेल डेवलप्ड फेशियल बोन स्ट्रक्चर आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि इंसानों को हार्डर टू च्यू फूड्स खाने पड़े थे। अब जनरली अगर आप बहुत पुराने टाइम में चले जाएंगे तो हार्डर टू च्यू फूड्स होंगे आपके मीट्स। अगर किसी को मीट मिल रहा है तो इसका मतलब पहली बात तो कि उसको हायर कैलोरीज मिल रही हैं विच आर ऑब्वियसली बेटर फॉर सर्वाइवल, और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वो एक काफी फिजिकली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है क्योंकि वो हंट कर पा रहा है। दूसरी थ्योरी फेशियल बोन स्ट्रक्चर को लेके ये है कि एक काफी वेल डिफाइंड फेशियल बोन स्ट्रक्चर जहां पे प्रोमिनेंट चीक बोन्स हैं, आपकी एक सॉलिड जॉ लाइन है और आपकी जो आई सॉकेट है वो भी काफी डीप है, उससे हेल्प मिलती थी फाइटिंग में। ये जो स्ट्रक्चर्स थे वो आपके फेस को बचाएंगे, फॉर एग्जांपल डीपर आई सॉकेट्स आपकी आई को बचाएंगे, तो इस वजह से आपको फाइट्स में एडवांटेज मिलेगी। अब ऑब्वियसली अगर एक इंडिविजुअल को फाइट में एडवांटेज मिल रही है तो वो अपनी फैमिली को, अपने ट्राइब को इंट्रूडर्स से और दूसरे एनिमल्स से बेटर बचा पाएगा, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कमिंग टू द चिन, एक बिगर और एक वाइडर चिन जनरली हायर टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होती है। इसलिए आप देखेंगे कई बार मूवीज में जो बहुत ज्यादा बैड एस, ब्रूटिश, टैंक टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं उन सबकी चिन काफी बड़ी होती है। सिमिलरली जो बहुत ज्यादा फेमिनाइन और ब्यूटीफुल टाइप के फेसेस होते हैं आप उनमें भी जनरली देखेंगे कि उनकी चिन काफी बड़ी नहीं होती, उनकी रिलेटिवली छोटी और कॉम्पैक्ट चिन होती है। एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइट। हाइट इंडिविजुअल्स में एक इतना ज्यादा डिजायरेबल ट्रेट इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे। अगर हम पुराने टाइम्स में चले जाएं तो अगर एक इंडिविजुअल काफी लंबा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसको काफी ज्यादा कैलोरीज अपने टाइम में भी खाने को मिली हैं, एंड मोस्ट लाइकली उसके एंसेस्टर्स को भी काफी ज्यादा कैलोरीज खाने को मिली है, विच मीन्स कि वो काफी ज्यादा फूड प्रोवाइड कर सकता है एंड ही डजंट फेस एनी स्कैर्सिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब कि अगेन उसके भी सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं एंड वो एक डिजायरेबल मीट होगा। इसके अलावा हाइट एक इंटिमिडेशन फैक्टर का भी काम करता है, इसलिए हम काफी बार वाइल्ड में भी देखते हैं जब एनिमल्स के सामने उनके प्रेडेटर्स आते हैं तो वो अपनी बॉडी को पफ अप कर लेते हैं एंड दे ट्राई टू अपीयर एज लार्ज एज दे कैन। ऐसा ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि एक बिगर प्रे को हंट करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एंड द लार्जर द प्रे द हार्डर ऑफ अ टाइम दे विल हैव फाइटिंग अगेंस्ट इट। तो इंटिमिडेशन फैक्टर पुराने टाइम में उनको ऑब्वियसली दूसरे ट्राइब से और दूसरे ह्यूमन से बचाने में भी हेल्प करेगा और वो उनको हेल्प करेगा दूसरे एनिमल्स को फेंड ऑफ करने में भी। इसके साथ एक ऑब्वियस एडवांटेज हाइट का आ जाता है कि द बिगर द इंडिविजुअल द बेटर दे कैन डिफेंड देमसेल्फ, क्योंकि वो बेसिकली और ज्यादा मासिव हैं तो वो फाइटिंग में और ज्यादा बेटर होंगे। अब पुराने टाइम्स में फाइटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि अगर आप दूसरे इंडिविजुअल्स को फाइट करके उनसे रिसोर्सेस ले पाओ और आप उनसे अपनी फैमिली को बचा पाओ और आप दूसरे एनिमल्स को भी फेंड ऑफ कर पाओ तो दैट अगेन जस्ट डायरेक्टली मीन्स आपके सर्वाइवल के और ज्यादा बेटर चांसेस हो जाएंगे। एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्यूटी फैक्टर आता है और वो होता है फेशियल सिमेट्री। अब जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इसको हम बहुत सारी और भी फील्ड्स में अप्लाई होते हुए देख पाएंगे, जैसे कि फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग और भी इसके अलावा बहुत सारी। सिमेट्री जो है वो ह्यूमंस को नेचुरली काफी ज्यादा प्लीजिंग लगती है, वो हम नेचर में ढूंढते हैं और ऑटोमेटिकली जो भी कोई चीज सिमेट्रिकल होती है हमें वो बेटर लगती है। फेशियल एस्थेटिक्स के टर्म्स में सिमेट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल का फेस सिमेट्रिकल नहीं है तो इसका क्वाइट ऑफन मतलब ये होता है कि उन्हें किसी ना किसी फॉर्म की डिजीज है। क्योंकि अगर हम देखें तो किसी की अगर टेढ़ी नोज़ है, टेढ़ी जॉ लाइन है, किसी एक साइड से चेहरा लटका हुआ है या फिर किसी एक साइड पर उनके कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब यही हुआ कि या तो उनको कोई काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ है या फिर उनको कोई भी बीमारी है जैसे कि फेशियल पाइल्जी, विटिलाइगो, ट्यूमर या ऐसा कुछ। इन बीमारियों का मतलब डायरेक्टली होता है कि वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं है तो दे वोंट सर्व एज अ सूटेबल रिप्रोडक्टिव
पार्टनर। तो इस वजह से फेशियल सिमेट्री एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ फेशियल अट्रैक्टिवनेस। ऐसा आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। क्वाइट ऑफन अगर किसी एक इंडिविजुअल की एक आंख छोटी होगी, एक आंख बड़ी होगी, या फिर उसकी नाक बिल्कुल टेढ़ी होगी, या फिर जॉ लाइन एक साइड होगी, या फिर उसका फेस इन जनरल भी किसी तरीके से मालफॉर्म्ड होगा कि उसके फेस का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर ना हो, तो क्वाइट ऑफन वो ऑफ पुटिंग लगता है। अब रियल वर्ल्ड में कंप्लीट फेशियल सिमेट्री तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, बट देन अगेन जितना ज्यादा किसी का फेस सिमेट्रिकल होता है उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है। इसको हम लोग मॉडल्स में और एक्टर्स में भी देख पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर जो सक्सेसफुल एक्टर्स होंगे और फेमस एक्टर्स या मॉडल्स होंगे उनके फेस काफी ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो देखें, जहां पे हम डीप डाइव करेंगे इनटू द ह्यूमन साइकी टू अंडरस्टैंड कि हमें म्यूजिक से इतना प्यार क्यों है।